तो आज हमारा यूनिट 9 जिसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, आप सभी लोग जब ग्रेजुएशन में होंगे तो उसमें आपका एक इन्वायरमेंट पेपर अनिवार्य रूप से होगा। कोर सब्जेक्ट बोलते हैं, तो वहां पे आप लोगों ने उस टाइम पे इन्वायरमेंट पढ़ा होगा। ठीक है, पर ये हमें नेट की दृष्टि से पढ़ना है। तो इसमें जो भी इन्वायरमेंट को लेकर के संस्था आई या फिर क्या क्या इन्वायरमेंट को लेकर के गोल्स रखे गए, जैसे SDGs, MDGs और भी कुछ 1986 अधिनियम और एक क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब जितने भी पर्यावरण से संबंधित आए उनके विषय में हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें आपके प्रदूषण इत्यादि भी आ जाएंगे, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन, ये सब भी आपके इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए, तो सिलेबस जो आप लोगों का नेट के अकॉर्डिंग लगा है उसमें सबसे पहला पॉइंट है विकास और पर्यावरण, जिसमें आपका मिलेनियम विकास और समपोषणीय विकास का लक्ष्य है, यानी कि जिसको सतत विकास का लक्ष्य भी बोलते हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में MDGs और SDGs इस तरीके से बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका मानव और पर्यावरण समव्यवहार और निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, यानी कि जो भी मानव और पर्यावरण का जो व्यवहार है, इंटरेक्शन है आपस में, किस तरीके से है, किस तरीके से संतुलन रहता है मानव और पर्यावरण के बीच में, उसके विषय में हम जानेंगे। और जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं वो इन्वायरमेंट पे क्या क्या प्रभाव डालती हैं उनको भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तीसरा पॉइंट है आपका पर्यावरण परक मुद्दे। ठीक है, पर्यावरण को लेकर के क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हम इनके अंदर देखेंगे। तो इसमें भी 3 तरीके से विभाजन है। पहले आपका है स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक। ठीक है, मतलब पहले एक एक इन्वायरमेंट प्रॉब्लम होती है जो स्थानीय, कुछ स्थान पर ही होती है। ठीक है, अब जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान पर बारिश कम होती है। क्यों कम होती है? वहां पे रेत इत्यादि अधिक होती है, तो वो वहां की समस्या है। ठीक है, वो पूरे विश्व की नहीं है। पूरे विश्व में रेत है क्या? नहीं है। ठीक है, सिर्फ राजस्थान में है, वहां पे सूखा अधिक पड़ता है, तो वो सिर्फ एक स्थानीय हो गया। ठीक है, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय से भी तात्पर्य किसी क्षेत्र से ही रिलेटेड है। मतलब कोई क्षेत्र कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, बार बार हो रही है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी? आपकी क्षेत्रीय समस्या के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, फिर वैश्विक, वैश्विक में आपके अंतरराष्ट्रीय आ जाएंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को लेकर के ही प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप वो भी ले सकते हो, ब्लैक होल। ठीक है, उसका भी आप एक उदाहरण ले सकते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, बाकी कंट्रीज के लिए नहीं, कंट्रीज के लिए भी है, तो वो वैश्विक तौर पे आ जाएगा। फिर इसमें आपके पॉल्यूशंस आ जाएंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। और तीसरा पॉइंट आपका ये अपशिष्ट आ जाएगा। अपशिष्ट में भी आपके जो ठोस होते हैं, तरल होते हैं, बायोमेडिकल होते हैं, जोखिम पूर्ण अपशिष्ट जैसे जो मेडिकल से निकलते हैं इत्यादि वगैरह उसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये इसमें चौथा पॉइंट है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन और उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आयाम। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट इम्पैक्ट्स ऑफ मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव। ठीक है, मतलब जो भी प्रदूषक तत्व हैं उन पर, उनका मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो इत्यादि के विषय में हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट है आपका प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत। तो जो प्राकृतिक तौर पे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या क्या है?
तो इसमें सबसे ज्यादा फेमस जो इस टाइम है अभी वो सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम। आप देख रहे होगे बहुत सारी जगह सोलर सिस्टम्स की यूजेस होने लगे हैं, यूनिवर्सिटीज हो चाहे कॉलेज हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा सोलर यूज होता है। तो सोलर, विंड, सॉइल, ठीक है, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर, ठीक है, ये सब आपके सोर्स होंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, ठीक है, और उनका न्यूनीकरण और उक्तियां। तो जो भी आपकी आपदाएं इत्यादि हैं उनमें कैसे न्यूनीकरण यानी कि उनको कैसे कम करना है। जैसे प्राकृतिक आपदाओं में आपका भूकंप आ जाता है, ठीक है, सुनामी आ जाता है, तो इत्यादि को हम कैसे कम कर सकते हैं या उनके लिए क्या क्या सरकार प्रयास कर रही है, उसके विषय में हम इसमें देखेंगे। 7 पॉइंट है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बोला था कि एक्ट आया था 1986। सबसे पहले इन्वायरमेंट का जो इशू सामने आया था और उसके संरक्षण के लिए जो अधिनियम निकाला गया था वो 1986 में ही निकाला गया था, ठीक है। इसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना इत्यादि विषय हम देखेंगे। 8 पॉइंट है आपका अंतरराष्ट्रीय समझौता, ठीक है। अब कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय समझौते किए गए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में बताया था 3rd पॉइंट में कि कुछ सम प्रॉब्लम्स हैं जो स्थानीय हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो क्षेत्रीय हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो वैश्विक स्तर पे हैं। तो उनको कैसे सॉल्व करना है, उनके लिए क्या नियम बनाए गए हैं और पर्टिकुलर कौन कौन से कंट्रीज को क्या क्या नियम फॉलो करने पड़ते हैं, उसके विषय में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो इनमें भी कुछ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो सम्मेलन है, रियो समिट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और जैव विविधता सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस समझौता है और अंतरराष्ट्रीय सौर संधि है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? सिलेबस क्लियर है? जी 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 हम्म, जी जी जी। ठीक है। तो अब आपका पहला पॉइंट आता है विकास और पर्यावरण यानी कि मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से प्रश्न आते हैं और इनको क्रम से लगाने को आता है, ठीक है। वो कैसे आएगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो जब पर्यावरण और इसमें दिक्कतें पैदा हुई तो ये दो नियम लाए गए, एक पहले आया MDGs और बाद में आया SDGs, ठीक है। तो उसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट है क्या, ठीक है, उसकी नॉर्मली यदि हम व्याख्या करें तो क्या है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हालांकि हर विकास के अपने सकारात्मक और नकारात्मक नतीजे होते हैं, लेकिन जब निवासियों के लाभ के लिए विकास किया जा रहा हो तो पर्यावरण का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। निवासियों के लिए लाभ यानी कि कहने का क्या तात्पर्य है, मतलब अब हम लोग क्या हो रहा है, हमारी जनरेशन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट करके वहां पे क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं अपने रहने के लिए, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण की हानि हो रही है, पेड़ पौधों की हानि हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है। अभी कोविड टाइम में ऑक्सीजन मिलना कितना बड़ा बात था, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही थी लोगों को, है ना। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि हमने पर्यावरण को कितनी क्षति पहुंचाई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें है अगर बिना पर्यावरण की परवाह किए विकास किया गया, ठीक है, यानी कि उसका जो संतुलन है उसको बिगाड़ा गया, तो पर्यावरण इसके नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होंगे, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव कैसे, अधिक सुनामी आना, ठीक है, ये पेड़ से ही तो होता है, ऑक्सीजन की कमी होना, पॉल्यूटेड होना, एयर जो होती है वो पॉल्यूटेड होती है, दिल्ली में जाइए एयर पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, वहां पे कई बार जो गाड़ियां होती हैं उनमें इवन ऑड करके चलाया जाता है। इवन ऑड मतलब एक दिन इवन गाड़ियां निकलेंगी और एक दिन ऑड गाड़ियां निकलेंगी, ऐसे करके वहां पर कुछ कुछ चलाए जाते हैं, ठीक है। तो पॉल्यूशन के कारण बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो ये सब क्यों दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हमारे पास पेड़ पौधों की कमी होती है या पर्यावरण को हम अधिक क्षति पहुंचाते हैं। हर जगह हम बिल्डिंग खड़ी कर दे रहे हैं पेड़ पौधों को काट के,
ठीक है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी हम पर पड़ता है, जिससे उस स्थान पर रहने वाले निवासियों पर भी हानिकारक प्रभाव डालेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने मई 1969 की रिपोर्ट में पर्यावरण असंतुलन पर गंभीर चिंता व्यक्त की। ठीक है, तो सबसे पहले कब हमें पर्यावरण असंतुलन के बारे में पता चला था, असंतुलन के बारे में 1969 में। और अभी हम लोगों ने सिलेबस में देखा था एक एक्ट आया था, वो कब आया था बताइए? 1986। हाँ, 1986। 1986 में। ठीक है, तो सबसे पहले जो पर्यावरण असंतुलन की प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी वो कब आई थी? 1969 में, और उसका सॉल्यूशन कब निकल पाया था? 1986 में। ठीक है, तो क्या व्यक्त की? तो मानव जाति के इतिहास में पहली बार पर्यावरण असंतुलन की विश्वव्यापी संकट खड़ा हो रहा है। ऐसा हमें कब पता चला था? 1969 में। क्लियर है सभी को? जी दीदी। हाँ, आगे देखते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि मानव जनसंख्या में असीमित वृद्धि, पर्यावरणीय आवश्यकताओं को सक्षम एवं वनस्पति जीवन को बढ़ता हुआ विकास का खतरा, ये सब उसके लक्षण है। ठीक है, और यही वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो पृथ्वी पर जीवन खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि यदि हमारी यही प्रवृत्ति रही कि हम पेड़ काटते रहे और बिल्डिंग्स खड़ी करते रहे, तो ये हमारे लिए क्या होगा? खतरे में हमारा जीवन पड़ जाएगा। तो अब ये सारे खतरे ना आए, तो इसलिए सबसे पहले जो लाया गया वो MDGs लाया गया, जो मैं बार बार आप लोगों को MDGs और SDGs बोल रही हूँ, तो वो लाया गया। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीन देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? दिख रहा है ना सभी को? जी दीदी। ठीक है, तो ये क्या है? मिलियन डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो सबसे पहले MDGs लाया गया, और ये कब लाया गया? तो ये 2000 से 2015 तक के बीच में, यहाँ पे देखिए लिखा होगा कहीं पे, ये 2000 में आयोजित हुआ, और कब तक के लिए था? तो 2015 तक के लिए था। ठीक है, अब इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ ही अब सामाजिक व आर्थिक विकास केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं रह गया था। ठीक है, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक लक्ष्य बन चुका था। यानी कि जो ये पर्यावरण की प्रॉब्लम थी, ये केवल एक राष्ट्रीय प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब क्या ये सब सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है क्या? नहीं ना, पर्यावरण तो हमारे और भी जगह है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारे पास ही आकाश है, बाकी और भी कंट्रीज के पास है, बाकी और भी कंट्रीज के पास एनवायरनमेंट वगैरह है ना? तो ये कैसा लक्ष्य बन चुका था? वैश्विक लक्ष्य बन चुका था, यानी कि इसे सबको ही इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोल करना था। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख करके क्या हुआ? तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2000 में आयोजित सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व समुदाय के आर्थिक व सामाजिक विकास से संबंधित 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए। कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? 8। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले क्या आया? मिलियन डेवलपमेंट गोल्स आए। कब आए? 2000 से 2015 में आए, और कितने लक्ष्य इसमें रखे गए? 8। 8। 8। ठीक है, और इसमें 191 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें? 191। हाँ, 191 सदस्य राष्ट्रों तथा 22 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी। ठीक है, तो ये 191 राष्ट्र थे और 22 अंतरराष्ट्रीय थे। यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत
इन लोगों की बैठक हुई और ये कितने गोल्स इसमें निर्धारित किए गए, तो 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए और इनको प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2015। 15। हाँ, इनको प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2015। विशाल जी समय से आया करिए। सॉरी, वो मैं सो गया था, मुझे पता नहीं चला, सॉरी। ठीक है, तो अब ये जो 8 गोल्स यहाँ पर बात की गई एमडीजीएस में, ये 8 लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो अब ये आगे यहाँ पर आपको इंडिकेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है, डायग्राम की दृष्टि से, और यहाँ पर मैंने इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में कर दिया है। ठीक है, तो पहले एक बार थोड़ा सा डायग्राम से देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, पोवर्टी एंड हंगर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा उद्देश्य रखा गया, भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। ठीक है, सबसे ज्यादा भूखमरी और गरीबी इत्यादि है, उसको समाप्त करना। ठीक है, आप यहीं पर ही देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को दोनों मिल जाएंगे। तो वो चित्र सिर्फ आप लोग एक याद करने की दृष्टि से देख सकते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहला क्या पॉइंट रखा है इन्होंने, भूखमरी और गरीबी को समाप्त करना। दूसरा पॉइंट क्या रखा है इन्होंने, पब्लिक एजुकेशन, यानी कि सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, मतलब सभी को प्राथमिक शिक्षा एटलीस्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि मतलब कोई अनपढ़ रह जाए या उसे लिखना पढ़ना तक ना आए। ठीक है, तो लिखना पढ़ना तो उसे आना चाहिए। दूसरी क्या थी, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी मतलब लिंग समानता, लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ट्रांसजेंडर जो थे, ठीक है, और ट्रांसजेंडर के लिए एक यूनिवर्सिटी भी ओपन हुई है, आप लोगों को शायद पता हो, ये रायबरेली में ओपन हुई है। तो उसके लिए विशेष कार्यक्रम रखे गए, मतलब उनको भी पढ़ाई का अधिकार है, ऐसा वहां पे जेंडर इक्वालिटी में ये रखा गया। महिला सशक्तिकरण, मतलब महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा पॉइंट क्या रखा गया, शिशु मृत्यु दर घटना। पहले क्या होता था, डेवलप ना होने के कारण बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज हॉस्पिटल्स नहीं जा पाती थी, या फैसिलिटीज ना होने के कारण, या पैसों का अभाव होने के कारण वो अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पाती थी, जिसके कारण शिशु मृत्यु दर जो था वो बढ़ गया था। मतलब बहुत ज्यादा ही शिशुओं की मृत्यु होने लगी थी या माताओं को कष्ट होने लगा था, तो उसके लिए ये रखा गया। पांचवा पॉइंट क्या था, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए आप देखते होंगे आजकल गवर्नमेंट तौर पर बहुत सारी फैसिलिटीज चालू है। मतलब जब तक उनका 9th मंथ पीरियड रहता है तो उस टाइम उनको पूरी हेल्थ से रिलेटेड जो भी उनकी मेडिकल चेकअप होते हैं या उनको खान पान होता है, उनको खाने की चीजें भी दी जाती हैं, जैसे ग्राम्स हो गए और ये सारी चीजें, प्रोटीन शेक हो गए, ये भी उनको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान दिया गया। नेक्स्ट है HIV, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। ठीक है, तो जो HIV और एड्स था वो भी उस टाइम बहुत ऊंचे उसमें फैला हुआ था और उनके दवाइयां भी बहुत कम थी, तो उनसे भी लड़ने के लिए और उनको उनसे लोगों को जागरूक कराने के लिए भी आप देखते होंगे, आप लोग जब छोटे होंगे तो बहुत सारे ऐड आते थे HIV और एड्स के, आप लोगों ने देखे होंगे शायद टीवी पर, जो दूरदर्शन आता था तो उसमें काफी सारे एड्स वगैरह आते थे, तो उससे भी जनता को जागरूक कराने के लिए भी ये रखा गया। 7th पॉइंट है आपका पर्यावरण सतता। ठीक है, पर्यावरण सतता मतलब इन्वायरमेंट को लेकर के भी एक डेवलपमेंट, ठीक है, उसको रखा गया। और 8वां पॉइंट आपका रखा गया वैश्विक विकास। ठीक है, यानी कि ग्लोबल डेवलपमेंट, उससे आपको कनेक्ट कराना। तो ये कुल मिलाकर के 8 गोल्स रखे गए। ये 8 गोल्स किस में रखे गए बताइए, MDGS में। एमडीजीएस में। एमडीजीएस का फुल फॉर्म क्या है,
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जी। और ये कब आया था? 2000 से 2000 में। हाँ, और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया? 2015 तक। 2015। ठीक है, बस 2 ही लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, ठीक है। अब आते हैं इसके विषय में कुछ और भी जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो भारत की स्थिति, यानी कि जब ये 8 गोल्स आए तो इसमें भारत की स्थिति क्या थी, तो वो देखते हैं। तो भारत ने लक्षित लक्ष्यों में HIV एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा और शिशु मृत्यु दर, ठीक है, ये मानकों को 2015 तक प्राप्त कर लिया था। मतलब इसको प्राप्त करने का लक्ष्य क्या रखा गया था? 2015, ठीक है। तो तब तक इन्होंने कौन कौन से गोल्स प्राप्त कर लिए थे? गरीबी, ये कौन से नंबर पे था? आप लोग पीछे देखिए, 1 नंबर पे, ठीक है। तो इसको लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। दूसरा क्या है? HIV और एड्स। तो HIV और एड्स, सॉरी, HIV और एड्स कब आप कौन सा गोल है ये आपका? 6th गोल, ठीक है। तो 6 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर। नेक्स्ट क्या है आपका? सार्वजनिक शिक्षा, ये किस नंबर पे था बताइए आप लोग? दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर भी प्राप्त कर लिया गया था। और फिर इसके बाद चौथा नंबर यानी कि शिशु मृत्यु दर, इस पे भी कंट्रोल पा लिया था। किसने? इंडिया ने। तो आप लोगों को ये प्रश्न बन सकता है कि 2015 तक कौन कौन से पॉइंट्स पर इंडिया ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। तो पहला, दूसरा, चौथा और छठा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स लक्ष्य इंडिया ने प्राप्त कर लिए थे। क्लियर है सभी को यहाँ तक? जी जी जी। अब इसके फैक्ट्स क्या क्या हैं? तो फैक्ट्स में देखते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 में प्रेम को स्वीकार किया गया था, ठीक है। 2000 में इसको स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन लक्ष्यों को 1990 के स्तर पर गणना की गई थी, ठीक है। मतलब इसकी जो गणना इत्यादि थी वो 1990 लेवल पर की गई थी। अब ये लक्ष्य कब तक के लिए थे? तो 2015 तक के लिए। इसमें कितने गोल्स थे? तो 8 गोल्स जो अभी हम लोगों ने पढ़े और 18 टारगेट्स रखे गए थे। टारगेट्स कितने थे? 18। तो टारगेट्स नहीं पूछता है लेकिन लक्ष्य पूछ देता है, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना। अब इसके बाद दूसरा जो मैं आप लोगों को अभी बता रही थी, MDGs, और दूसरा क्या है? SDGs, ठीक है। तो SDGs क्या है? तो सस्टेनेबल और डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो अब इनके विषय में पढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से 17 लक्ष्य थे, ठीक है। तो ये 17 लक्ष्य एक पॉइंट में मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो इसमें भी इसके विषय में कुछ चीजें हैं वो लिख लीजिए। जैसे कि उसमें 191 कंट्रीज थी, इसमें 193 कंट्रीज ने वो लिया, पार्टिसिपेट किया, ठीक है। कितनी कंट्रीज? 193। और उसमें कितने लक्ष्य थे? 8 लक्ष्य थे। और इसमें कितने गोल्स रखे गए? 17। 17, ठीक है। 17 गोल्स रखे गए। उसमें टारगेट्स कितने थे? 18। और इसमें टारगेट्स कितने रखे गए? तो 169। कितने टारगेट्स रखे गए? 169, हाँ, ठीक है। और वो आपका कब आया था? 2000 से 2015। तो अब ये कब आया? तो ये 2015 से 2030 तक के लिए आया है, ठीक है। कब तक के लिए आया है? 2015 से 2030। हाँ, ठीक है। तो अभी आप लोगों के जो गोल्स चल रहे हैं वो कौन सा गोल्स चल रहा है बताइए? MDGs या SDGs? SDGs।
SDGs, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों का डेवलपमेंट गोल्स चल रहा है। तो इसमें प्राप्त करने के जो लक्ष्य रखे गए हैं वो क्या क्या रखे गए हैं, तो 17 गोल्स रखे गए, ठीक है। अब इनमें से इनका क्रम पूछ लेता है। कई एक दो प्रश्न ऐसे आए हैं जिनमें ये 17 के क्रम पूछ लेता है, ठीक है। तो इनको आपको कैसे याद करना है, या आपको थोड़ा सा स्टोरी वगैरह बना करके भी आप याद कर सकते हो। और बाकी ये गोल्स क्या क्या है उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आया 2015 में था, लेकिन ये लागू 2016 में हो गया था, ठीक है। चलिए, तो इसमें भी सबसे पहला क्या है, नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी की समाप्ति। वहां पर भी पहला लक्ष्य क्या था, गरीबी और भुखमरी की समाप्ति, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, यानी कि भुखमरी की समाप्ति, ठीक है। फिर तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी कि स्वास्थ्य रक्षा, ठीक। चौथा है सॉरी, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन मतलब जो शिक्षा है, ठीक है, वो सभी के लिए है। और शिक्षा के लिए एक आप लोग भी और भी सुनते होंगे, स्कूल चले हम, एक ऐसे ही चालू हुआ था अभी, ठीक है। फिर पांचवा क्या है, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी मैंने आप लोगों को अभी बताया ही स्टार्टिंग में, लैंगिक समानता, ठीक है। फिर छठा है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छता और पानी, ठीक है। क्लीन मतलब आप लोग जो भी क्लीनिंग से रिलेटेड है वो, और वाटर, ठीक है, वाटर भी आप लोगों का क्लीन होना चाहिए, ऐसा ये लक्ष्य रखा गया। जितना ज्यादा हो सके, जैसे नदी नाले इत्यादि हैं उनको क्लीन किया जा रहा है, उनमें जो कचरा इत्यादि जमा होता है ये सब, तो उससे रिलेटेड है। 7th पॉइंट है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है, मतलब सस्ती ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे मोदी जी की कई स्कीम है जो गांव गांव में ऊर्जा, एक बल्ब प्रोवाइड कराती हैं, आप वहां पे देख सकते हैं, चाहे वो सोलर के थ्रू हो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो। तो अब ऐसे बहुत से कम ही गांव बचे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, बल्कि सब जगह इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। 8 पॉइंट है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, यानी कि आर्थिक विकास और रोजगार, रोजगार पे भी काम हो रहा है आपका। फिर 9th पॉइंट आपका है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि औद्योगिकीकरण, ठीक है। जब रोजगार बढ़ेगा तो आप लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिए औद्योगिकीकरण भी तो चाहिए ना, तो उसको 9th पॉइंट में रखा गया। 10 पॉइंट क्या है, तो रिड्यूस इनइक्वालिटीज, यानी कि देशों के बीच जो असमानता है, ठीक है, इनइक्वालिटीज हैं, उनको इक्वल करना। मतलब ऐसा ना हो कि अपने देश को कोई गिनती में ही ना ले, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 11th क्या है, तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कि जो गांव है उनको शहर में बदलना, शहर में बदलना नहीं, यानी कि शहर से कनेक्ट कराना, ठीक है। 12th है आप लोग देख रहे होंगे बड़े बड़े हाईवे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या सिटीज के लिए, तो सिटीज से तो कनेक्ट करने के लिए होते हैं ना गांव इत्यादि को, वहां पर आने जाने की, आवागमन की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाना, ठीक है। 12th पॉइंट है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि खपत उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, यानी कि जो भी आपका जो भी खपत इत्यादि है उसको अनलिमिटेड नहीं करना, यानी कि उसको लिमिटेड करना और उसकी सुरक्षा करना, ठीक है। प्रोडक्शन भी जो हो रहा है वो भी ये ना हो कि अनलिमिटेड हो, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद 13 पॉइंट है आपका क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन यानी कि जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना, ठीक है, उसके लिए भी आपको कुछ कुछ करना होगा। देन लाइफ बिलो वाटर, यानी कि अब आपको ये नहीं समझना है कि पानी में कोई है ही नहीं, तो पानी में भी जीव हैं, जो जीवित रहते हैं, ठीक है। तो महासागरों की रक्षा करना, यानी कि उनपे कचरा, जो बोट इत्यादि चलती है जिनसे फ्यूल निकलता है और जिससे एक सागर पर एक परत बन जाती है, जो अंदर के जीव हैं उन्हें श्वसन क्रिया में इत्यादि में समस्या उत्पन्न होती है,
तो उसको भी नहीं करना है, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। 15 है आपका लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, मतलब पेड़ पौधों को बचाना, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तभी तो आपका एनवायरमेंट स्वस्थ होगा, तो ये 15 गोल रखा गया है। 16 में क्या है, तो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि शांतिपूर्ण बनाना। अब ये नहीं कि आप पक्षियों को मार रहे हैं, जंगल जाकर के आप शिकार कर रहे हैं, इत्यादि नहीं करना है, ठीक है। एक सामंजस्य बैठाना है, किसमें, मानव और पर्यावरण में, तो उसके लिए ये रखा गया है। देन आपका 17 लास्ट गोल है, मानव प्रकृति के साथ मिलकर रहना, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि जो भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो भी गोल्स रखे जाते हैं या जो भी उद्देश्य रखे जाते हैं, तो उसमें मानव जीवन का ऐसा होना चाहिए कि वो उस लक्ष्यों को प्राप्त करने में पर्यावरण की सहायता करे या उन्हें सही ढंग से फॉलो करे, ठीक है। तो ये 17 गोल्स हैं। क्लियर है सभी को? जी दीदी। हाँ, इनको क्रम से आप लोगों को याद करना है, ये क्रम से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, यहाँ पे ये एक मैंने चार्ट के थ्रू समझाया है। फर्स्ट, गरीबी की पूर्णता समाप्ति, यानी दुनिया के हर देश में सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना, और सभी उन लोगों अत्यधिक गरीब माना जाता है जो कि प्रतिदिन 1.25 से कम में जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है, वो सभी गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है भुखमरी समाप्ति, यानी कि भुखमरी समाप्ति में खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। अच्छा स्वास्थ्य जीवन स्तर, यानी कि सभी को स्वस्थ जीवन देना और सभी के जीवन स्तर में सुधार लाना। फिर चौथा पॉइंट यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हो, मैंने जो बताया है ये वही है, ठीक है, तो इसे मैं दोबारा मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें सतत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम लोगों ने पढ़ा, तो इंडेक्स 2019, ठीक है, 2019 में इसका कुछ प्रतिक्रियाएं देखी गई थी। जब भी हम किसी को गोल्स को लाते हैं, जैसे मान लीजिए शिक्षा नीति ही आती है एनईपी 2020, तो वो भी आती है, तो उसका भी बीच में एक अवलोकन किया जाता है कि जो हमने गोल्स लाए हैं क्या वो कंप्लीट हो रहे हैं, क्या उसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसका कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो इस चीजों को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2019 में जो इंडेक्स आया उसमें आया कि नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर भारत की प्राथमिकताओं के अनुरूप अपना सूचकांक तैयार किया। इस वर्ष नीति आयोग की रिपोर्ट में यूएन के 17 में से 16 लक्ष्यों को शामिल किया गया, जबकि वर्ष 2018 में इनमें केवल 13 लक्ष्य ही शामिल थे, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जो अभी इन्होंने रिपोर्ट निकाली उसमें कितने लक्ष्य शामिल थे, 17 में से 16, लेकिन 2018 में जो निकाली थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 13 थे। तो ये किसकी रिपोर्ट थी, तो ये नीति आयोग की। कौन इस रिपोर्ट को बनाया था, नीति आयोग बनाया था, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं नीति आयोग यूएन के 232 सूचकांकों की प्रणाली पर आधारित 100 निजी सूचकांक पर राज्यों के प्रदर्शन की समीक्षा करना निम्नलिखित से शामिल है। यानी कि अब ये बता रहे हैं कि जो नीति आयोग जो सूचकांक मतलब वो बनाती है, प्रदर्शन रिपोर्ट बनाती है, वो किस आधार पे बनाती है, तो वो 100 अंक से लेकर के बनाती है। तो उसका एक प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब हर कंट्री का एक प्रारूप होता है। तो जैसे आकांक्षी, इनका पहला पॉइंट क्या है, आकांक्षी, यानी कि इसमें 0 से 49 पॉइंट के जो बीच में होते हैं वो क्या होते हैं, आकांक्षी होते हैं। 50 to 64 जो आते हैं वो परफॉर्मर होते हैं। 65 to 99 के बीच में जो आते हैं वो फ्रंट रनर होते हैं, और जो 100 के बीच में आ जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, अचीवर हो जाते हैं, यानी कि उन्होंने गोल को अचीव कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स में डिवाइड होता है। इसमें प्रश्न एक बार बना हुआ है कि फ्रंट रनर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ठीक है, तो 65 to 99, परफॉर्मर कहाँ होते हैं 50 to 64,
आकांक्षी कहाँ होते हैं? तो 0 to 49। क्लियर है सभी को? दी ये पॉइंट फिर से समझा दीजिए। जो नीति आयोग यानी कि यूएन, ये जो सूचकांक प्रणाली यानी कि जो एक प्रदर्शनकारी वो चार्ट प्रिपेयर करती है, उसका जो क्राइटेरिया है वो ये 4 प्रकार से होता है। कौन से 4 प्रकार? तो सबसे पहले आता है आकांक्षी, जिसमें 0 to 49 जो भी देश या जो भी राज्य प्राप्त होंगे वो 0 to 49 में आएंगे। परफॉर्मर जो होते हैं वो 50 to 64 के बीच में आते हैं, और फ्रंट रनर जो होते हैं वो 65 to 99 के बीच में आते हैं, और जो 100 प्राप्त कर लेते हैं वो अचीवर होते हैं। क्लियर है? जी दीदी। हाँ, अब ये जो 2019 है, एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैंने आगे शायद दिया है कि नहीं, हाँ दिया है, ठीक है। तो अब ये देखिए आगे आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि नीति आयोग, अब इन्होंने जो चार्ट तैयार किया कब, ये देखिए अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना 2019 में, ठीक है। तो 2019 में इन्होंने जब सूचकांक तैयार किया तो केरल ने कितने मार्क्स, कितने पॉइंट्स पाए? 70। कितने पाए? 70। तो अब आप यहाँ पे अंदाजा कर सकते हो ये 70 है, तो 70 किसके बीच में आएगा? फ्रंट रनर में आएगा या परफॉर्मर में आएगा? बताइए। फ्रंट रनर। फ्रंट रनर में। तो ये जो केरल की जो कैटेगरी है वो किस में आएगी? फ्रंट रनर में। क्लियर हुआ? अभी समझ में आया वो पॉइंट्स किस लिए हैं? जी दीदी। हाँ, तो जब 2019 में सूचकांक में केरल 70 का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, यानी कि सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन था इंडिया में? केरल। फिर उसके बाद जबकि बिहार 50 इस सूची में सबसे निचले स्थान पर था, जो बिहार था उसको कितने पॉइंट्स मिले? 50, ठीक है, 50। तो 50 आपका किस में आ जाएगा? बताइए, देख के बताइए। परफॉर्मर में। परफॉर्मर में। बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है क्या? जी जी, हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, इस सूचकांक में 69 अंकों के साथ हिमाचल दूसरे और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु 67 अंकों के साथ तीसरे स्थान पे था। तो पहले स्थान पे कौन था? केरल। दूसरे स्थान पे कौन था? हिमाचल प्रदेश। अरे भाई, बिहार न्यून है, निचले स्थान पे है, ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन था? हिमाचल। और तीसरे स्थान पे कौन कौन था? बताइए। आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। हाँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये सब किस पे थे? तीसरे स्थान पे। तो ये प्रश्न बन सकता है कि 2019 नीति यानी कि यूएन के द्वारा जारी रिपोर्ट में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन था, सेकंड नंबर पे कौन था और थर्ड नंबर पे कौन थे, ठीक है। तो ये बन सकते हैं। नेक्स्ट है आगे, भुखमरी से मुक्ति और लैंगिक समानता के क्षेत्र में लगभग सभी राज्यों का प्रदर्शन खराब रहा। इन क्षेत्रों में भारत का राष्ट्रीय स्तर पर 100 में से क्रमशः मात्र 35 और 42 अंक ही प्राप्त हुए। यानी कि जो भुखमरी और ये लैंगिक समानता थी, इसमें सभी का प्रदर्शन खराब था, और भारत को कितने पॉइंट्स प्राप्त हुए? 35 to 42, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं, इस सूचकांक में महिलाओं के खिलाफ अपराध, महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव तथा गर्भधारण से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को देखा गया, ठीक है। इस इत्यादि 2019 में जो रिपोर्ट हुई उसके अनुसार ये सारी प्रॉब्लम्स अभी भी थी। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं, सरकार की घर घर बिजली और भोजन पकाने के लिए एलपीजी वितरण की योजना को 7th SDGs सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में रखा गया, ठीक है। तो ये कौन से 7वें नंबर पे थी क्या SDGs में? एक बार देखते हैं हम लोग। अफोर्डेबल एंड क्लीन हम लोगों ने पढ़ी थी ना? हाँ, ये देखिए यहाँ पर 7वें नंबर पे, ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी,
ठीक है, तो ये इसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि 7वें एसडीजीएस में बेहतर प्रदर्शन का कारण माना जा रहा था। यानी कि जो घर घर बिजली पहुंचाना और एलपीजी गैस जो दिलवाई गई थी गवर्नमेंट की स्कीम की तरफ से, इसका प्रदर्शन कैसा था? बेहतर माना गया था। ठीक है, और बाकी खराब किसका माना गया था? तो ये भूखमरी और लैंगिक समानता और महिलाओं के प्रति अपराध, ये सबको बेकार माना गया था। चलिए अब आगे आते हैं, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के लक्ष्य। ठीक है, अब ये क्या है? तो इस रिपोर्ट के आंकड़े यूएन की एसडीजी योजना में भागीदारी की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? तो एसडीजी की प्रगति में राज्यों की स्थिति का आकलन करना, इसके माध्यम से राज्य के मध्य विकास की दिशा में प्रतिस्पर्धा और परस्पर सहयोग को बढ़ाना है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है, रिपोर्ट का एक अन्य उद्देश्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को उनके विकास के मार्ग में बाधाओं की पहचान करने और प्राथमिकताओं को चुनने में सहायता के साथ राज्यों को आपसी सहयोग के लिए प्रेरित भी करना है। ठीक है, तो ये इनके लक्ष्य थे। ठीक है, अब यहां से आपका दूसरा पॉइंट चालू हो रहा है। यहां तक सभी को क्लियर है एसडीजीएस और एमडीजीएस? जी दीदी। अच्छा, अब इसके विषय में थोड़ी कुछ और भी बातें हैं, मैं वो बता देती हूँ। पॉइंट 2 हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। तो जब एमडीजीएस था और एसडीजीएस फिर क्यों लाया गया, तो ये भी एक प्रश्न बनता है। तो क्यों लाया गया? क्योंकि एमडीजीएस का जो गोल था, एक तो पहली बात कि वो 2015 को समाप्त हो रहा था, और हमारे जो अचीव के लक्ष्य थे, कितने लक्ष्य थे, टारगेट्स कितने थे? 18। हाँ 8, तो वो भी हमारे कंप्लीट नहीं हुए थे। उनमें से कितने कंप्लीट हुए थे? 4 कंप्लीट हुए थे। ठीक है, तो इसलिए एसडीजीएस की बात चली। ठीक है, दूसरा, अगर हम सतत विकास की बात करें तो यहाँ पर ये रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 से संबंधित है। ये लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मैं डालना भूल गई हूँ। ये जो हमारा सतत विकास है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 से संबंधित है। ठीक है, और 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य था? हिमाचल। हिमाचल। ठीक है, ये भी प्रश्न एक बार बन चुका है। और इसमें कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था एसडीजीएस में? 193। 193। और एमडीजीएस में कितने कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? 191। 191। ये भी आप लोगों को गोल्स यहाँ पे क्लियर रखने। ठीक है, हाँ, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए, सबसे पहला कि ये एक वांछनीय मानव स्थिति, यानी कि जो मानव की आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है। ठीक है, उसके 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहले पॉइंट्स में क्या है? एक वांछनीय मानव स्थिति, यानी कि जो उनकी आवश्यकता है उनको ध्यान में ये रख करके बनाया गया है। दूसरा है एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति, यानी कि एक जो नियम और एक परिस्थितिकी में बांध देना, यानी कि उनके नियम कानूनों में बांधने के लिए एसडीजीएस का निर्माण किया गया है। और तीसरा, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच एक संतुलन बनाने के अकॉर्डिंग भी इसको यहाँ रखा गया है। ठीक है,
यानी कि जो आपका वर्तमान और इन फ्यूचर जो भी आपका चल रहा है उसके ध्यान में उसमें संतुलन बना रहे, इसलिए भी एसडीजीएस को लाया गया है। ना ही आपके वर्तमान में कोई कमी होए और ना ही भावी पीढ़ियों को इन चीजों का अभाव हो। इन दोनों बातों का ध्यान में रख करके एसडीजीएस गोल लाया गया है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आए थे, मैं यदि मिलते हैं तो मैं अभी करा देती हूँ। 1 सेकंड।